तो जैसे दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अगर आपने वीडियो क्लिक कर दिया है तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाली है। मैं आज इस वीडियो में आपको आंसर सही बताने वाला हूँ। कम से कम 10 या 11 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना यार। चलिए, पहला क्वेश्चन लिखा है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। ये रहा क्वेश्चन। अब इसके आंसर की बात की जाए तो क्या लिखा है कि जब किसी धातु की क्षण 25 डिग्री सेल्सियस पर धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु और विलयन के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ये भी एक क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि आपको कल कैसी वीडियो चाहिए, डेरिवेशन फिजिक्स पे चाहिए या न्यूमेरिकल चाहिए या परिभाषा चाहिए, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना है प्लीज मेरे भाई। ठीक, उसी हिसाब से हम वीडियो लाएंगे। तो है ना, फिर क्या लिखा है कि इसे ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। इसके सूत्र की बात की जाए तो क्या लिखा है कि ई बराबर ई नॉट माइनस 2 पॉइंट लिखा है 303 RT बटे n log 1/m के घात n प्लस। ये रहा आपका सूत्र, ये रहा ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव का मैंने परिभाषा भी बता दिया। तो पहला नंबर जैसा कि दोस्तों कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम बात करता हूँ दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन ये लिखा है कि शून्य कोट की अपक्रिया से आप क्या समझते हैं, शून्य कोट की अपक्रिया किसे कहते हैं। ये रहा क्वेश्चन। आंसर की बात की जाए तो क्या लिखा है कि वह अपक्रिया जिसकी प्रकृति में अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोट की अपक्रिया कहलाती है। ठीक, इसकी उदाहरण की बात की जाए मेरे भाई, मैं सारी चीज बताऊंगा यार, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। उदाहरण क्या लिखा है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में H2 और Cl2 का संयोग। ठीक, अब ध्यान दीजिए कि H2 प्लस Cl2 से आपका क्या हो जाएगा 2HCl, यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ये कंप्लीट। अब इतना करने के बाद अब आपको करना क्या है, अब हेडिंग डालना है कि शून्य कोट की वेग स्थिरांक का व्यंजक। जब तक आप व्यंजक नहीं लेते जब तक आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा। ये 5 नंबर का रहता है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। ध्यान रहे क्वेश्चन आपको कैसे पूछा गया, ये सुनिए पहले कि क्वेश्चन आपको इस तरह लिखा रहेगा कि शून्य कोट की अपक्रिया लिखी तथा इसका उदाहरण सहित वेग स्थिरांक का व्यंजक कीजिए। तो मैंने आपको शून्य कोट की अपक्रिया किसे कहते हैं वो बता दिया, उदाहरण बता दिया। अब आपको शून्य कोट की वेग स्थिरांक का व्यंजक लिखना है। उसके अंदर क्या लिखना है कि शून्य कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक x बराबर KT है। x क्या है, अभिकारक है। a क्या है, a की वह मात्रा है जो t समय के अभिक्रिया करती है। k क्या है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। तो दूसरा नंबर भी कंप्लीट। चलिए अब हम बात करता हूँ तीसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक, तो अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा है कि वास्तविक विलयन से कोलाइडी विलयन का उदाहरण सहित लिखिए। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आंसर क्या लिखा है, आपको हेडिंग डालना होगा कि वास्तविक विलयन। अब इसके अंदर क्या लिखना है कि यह एक समांग तंत्र है जिसमें विलय तथा विलय के कणों का आकार बराबर होता है ना। इन कणों का व्यास 10⁻7 सेंटीमीटर से कम होता है। इन्हें अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी नहीं देखा जा सकता है ना। अब बात की जाए एग्जाम्पल की बात की जाए तो यूरिया, चीनी। ठीक, अब हम बात करते हैं, आपको हेडिंग डालना होगा कोलाइडी विलयन। अब इसके अंदर क्या लिखना है कि यह एक विषमांग तंत्र है। कोलाइडी विलयन भिन्न भिन्न व्यासों के कण उपस्थित होते हैं। इस विलयन में विलय के कणों का व्यास 10⁻4 सेंटीमीटर से 10⁻7 सेंटीमीटर होता है और विलय के कणों का व्यास 10⁻7 सेंटीमीटर से 10⁻8 सेंटीमीटर होता है। इन्हें अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, उदाहरण की बात की जाए तो क्या लिखा है कि गोंद जिलेटिन इत्यादि। ये आपका कंप्लीट हो गया। मैंने क्या बोला, क्वेश्चन आपसे कैसा पूछा गया कि वास्तविक विलयन तथा कोलाइडी विलयन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से समझिए। तो मैंने उसका उदाहरण भी बता दिया, गोंद जिलेटिन उसका भी वाला, यूरिया चीनी बता दिया, कोलाइडी विलयन वास्तविक विलयन बता दिया। मतलब कंप्लीट हो गया है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। कमेंट आखिर बना किस लिए है ना, आप समझा करो यार। अगर पढ़ने में अगर आप इच्छुक हो तो बोल दे करो कि कल कैसी वीडियो चाहिए। हम तो बार बार बोलते हैं कमेंट तो करो, चाहे जो बोलो, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो जो भी बोलोगे धड़ाक से वीडियो आ जाएगी, लेकिन कमेंट तो करो। चलिए, समझ गए होंगे, मेरा कहना काफ़ी होगा, आपको अच्छा आ गया होगा, तो मेरा कहना समझ गए होंगे। तीसरा नंबर कंप्लीट। अब हम बात करता हूँ चौथा नंबर क्वेश्चन। ठीक, तो अब हम बात करते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन लिखा है। चौथा नंबर लिखा है कि पेप्टिकण। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि पेप्टिकण किसे कहते हैं, पेप्टिकण को परिभाषित कीजिए उदाहरण सहित। तो इसकी आंसर की बात की जाए आपको हेडिंग डालना होगा पेप्टिकण। अब इसके अंदर क्या लिखना है कि पेप्टिकण की विधि स्कंदन के विपरीत होती है। किसी ताजे बने अवक्षेप में उचित विद्युत अपघट्ट को मिलाकर कोलाइडी विलयन बनाने की प्रक्रिया को पेप्टिकण कहते हैं। आपने क्या सुना कि पेप्टिकण किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। ये रहा क्वेश्चन। आंसर की बात की जाए तो पेप्टिकण की विधि स्कंदन के विपरीत होती है। किसी ताजे बने अवक्षेप में उचित विद्युत अपघट्ट को मिलाकर कोलाइडी विलयन बनाने की प्रक्रिया को पेप्टिकण कहते हैं। जैसे
FeOH का होल थ्राइस। ये रहा क्वेश्चन, चौथा नंबर भी कंप्लीट। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब हम बात करता हूँ पांचवा नंबर क्वेश्चन। अगर आप चाहते हो कि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मुझे मिलता रहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी पर, तो करना कुछ नहीं है, सब्सक्राइब अगर कर देते हो तो ये आपके लिए अच्छा और बेहतर होगा, और कमेंट बहुत जरूरी है। ठीक, चलिए बात करता हूँ पांचवा नंबर क्वेश्चन। पांचवा नंबर क्वेश्चन लिखा है, पांचवा नंबर लिखा है राउल्ट के नियम किसे कहते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ये आप समझिए। जी हाँ दोस्तों, आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा कि राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए, राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या होती हैं, पूरा सहित समझाइए, उदाहरण सहित, आंसर सहित, मतलब कि उस सूत्र सहित। तो लिखना क्या है, सबसे पहले आपको राउल्ट के नियम को हेडिंग डालना होगा। इसके अंदर क्या लिखना है, किसी निश्चित ताप पर द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, उसे हम राउल्ट का नियम कहते हैं। बिल्कुल सही सुना मेरे भाई। सूत्र की बात की जाए तो P बराबर P0A प्लस P0B कंप्लीट। अब क्या लिखना है कि राउल्ट के नियम की सीमाएं कितनी होती हैं, वो हेडिंग डालना होगा। क्या करना है आपको, अब हेडिंग डालना है कि राउल्ट के नियम की सीमाएं। नंबर क्या लिखना है कि यह नियम केवल अति तनु विलयनों पर कार्य करता है। मतलब आपने क्या लिखा है, हेडिंग डाला कि राउल्ट के नियम की सीमाएं। नंबर आपको एक डालना है कि यह नियम केवल अति तनु विलयनों पर कार्य करता है। दूसरा नंबर क्या डालना है कि NTP पर दोनों घटक अवापशील होने चाहिए। मतलब कि राउल्ट के नियम कैसे कहते हैं वो लिखना है, राउल्ट के नियम की सीमाएं लिखना है। देखो सीमाएं यहाँ ये नहीं बोला कि 4 लिखो सीमाएं, 3 लिखो या 5 लिखो या 1 लिखो या 2 लिखो। यहाँ पर ये बोल रहा है कि राउल्ट के नियम लिखी तथा उनकी सीमाएं लिखो। ये तो कोई मतलब कि एग्जैक्ट बोला नहीं गया कि 2 या 3 लिखो, तो इसीलिए मैंने कि 2 ही लिखा हूँ, वो भी आसान वाला, और बाकी किताब वगैरह में तो बहुत सारे दिए गए हैं। ठीक, तो समझ गए मेरा कहना। पांचवा नंबर कंप्लीट। बाकी कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स बना है, पूछो भाई, तो उनसे रिप्लाई मिल जाएगा आपको। ठीक, चलिए बात करता हूँ छठा नंबर क्वेश्चन। कितना छठा नंबर क्वेश्चन लिखा है, छठा नंबर क्वेश्चन लिखा है कोलराउस के नियम। जी हाँ दोस्तों, देखिए क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा गया, कोलराउस के नियम किससे कहते हैं तथा कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग लिखिए। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा पहले ये पकड़ो यार। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि कोलराउस का नियम लिखिए तथा इनके कुछ अनुप्रयोग लिखिए। ठीक, तो करना क्या है, हेडिंग डालना होगा कोलराउस के नियम। अब इसके अंदर क्या लिखना है, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट की मूलज चालकता उसमें उपस्थित धनायन या ऋणायन अनंत तनुता के मूलज चालकता के योगफल के बराबर होता है, इससे हम कोलराउस के नियम कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना। चलिए एक बार फिर से सुन लेते हैं आप, मतलब कि एक बार फिर से देख लेते हैं। अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट की मूलज चालकता उसमें उपस्थित धनायन या ऋणायन अनंत अनुता के मूलज चालकता के योगफल के बराबर होता है, इसे हम कोलराउस का नियम कहते हैं। ठीक, क्या लिखा है, अनंत अनुता लिखा है ना, लैम्डा n प्लस क्या है, n प्लस मतलब होता है कि धनायनों की संख्या, और n माइनस का मतलब होता है ऋणायनों की संख्या। ठीक, तो ये रहा सूत्र मेरे भाई, ये क्या होता है ये लिख दिया। अब आपको करना क्या है, हेडिंग डालना होगा अनुप्रयोग। अब आपको क्या हेडिंग डालना है, अनुप्रयोग। अनुप्रयोग के नंबर क्या लिखना है, कम से कम 2 ही अनुप्रयोग लिखो, वो भी आसान। तो नंबर 1 क्या लिखना है कि अनंत तन्यता पर दुर्बल विद्युत अपघट की मूलज चालकता। दूसरा नंबर क्या लिखा है कि दुर्बल विद्युत अपघट्यों के वियोजन की मात्रा की गणना। तो 2 अनुप्रयोग लिखना है, बाकी मैंने डिफिनेशन बता दिया है, यही आपको करना है। इतना छाप के चले आते हो ना, यहाँ से आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। चलिए बात करता हूँ 7वां नंबर क्वेश्चन। ठीक, तो अब हम देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन लिखा है। 7वां नंबर क्वेश्चन लिखा है हेनरी के नियम। जी हाँ दोस्तों, अब हेनरी के नियम किससे कहते हैं, आप हेनरी के नियम से क्या समझते हैं, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। बिल्कुल सही सुना। इसके आंसर की बात की जाए तो इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस के द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। मैंने क्या बोला कि इस नियम के अनुसार इससे ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है, इससे हम हेनरी के नियम कहते हैं। ठीक, क्या लिखा है, m समानुपाती p। जब समानुपाती के निशान हटाओगे तो यहाँ पर एक नियतांक k जुड़ जाएगा, तो m बराबर kp हो जाएगा। ठीक, अब रही बात कि m क्या है, तो m आपकी घुली हुई गैस की मात्रा है, k क्या आपका है, तो k आपका समानुपाती स्थिरांक है, पी आपका क्या है, तो पी आपका सामने पर गैस का दाब है, मतलब दाब मतलब वही प्रेशर पी। तो मेरा कहना समझ गए मेरे भाई, 7वां नंबर बिल्कुल कंप्लीट। चलिए बात करता हूँ 8वां नंबर क्वेश्चन। अगर आप चाहते हो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मुझे मिलता रहे शाम 6 बजे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी पर, करना कुछ नहीं है, सब्सक्राइब कर लेते तो ये आपके लिए बेहतर और अच्छा होगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए बात करता हूँ 8वां नंबर क्वेश्चन। हम बात करते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 8वां नंबर लिखा कि द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं, प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिखिए। देखिए पहली बात, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड किससे कहते हैं, और प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तब आपको करना क्या है, हेडिंग डालना होगा एक बार, द्रव स्नेही कोलाइड। इसके अंदर क्या लिखना है कि वे कोलाइडी पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आकर तुरंत कोलाइडी कणों में विभाजित होकर कोलाइडी विलयन बनाते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। उदाहरण की बात की जाए तो जिलेटिन, स्टार्च, गोंद, प्रोटीन आदि। ये रहा द्रव स्नेही कोलाइड। मतलब यहाँ से यहाँ तक
लिखना है, एक बार फिर से देख लेते हैं कि वे कोलाइडी पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आकर तुरंत कोलाइडी कणों में विभाजित होकर कोलाइडी विलयन बनाते हैं, है ना, कोलाइडी विलयन बनाते हैं, उन्हें हम या फिर इसे हम द्रव्य स्नेही कोलाइड कहते हैं। उदाहरण की बात की जाए तो जिलेटिन, स्टार्च, गोंद, आदि प्रोटीन। ठीक, चलिए अब आपको करना क्या है, या फिर हेडिंग डालना होगा कि द्रव विरोधी कोलाइड। हेडिंग क्या डालना है कि द्रव विरोधी कोलाइड। उसके अंदर क्या लिखना है कि वे कोलाइडी पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आने पर सरलता से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं, वे द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। उदाहरण की बात की जाए तो धात्विक हाइड्रोक्साइड मतलब FeOH का होल थ्राइज, ये 5 नंबर का आएगा ये क्वेश्चन, जो आप 5 नंबर का क्वेश्चन है भाई। आपको हेडने क्या लेना है कि द्रव विरोधी कोलाइड, द्रव्य स्नेही लिखने के बाद फिर द्रव विरोधी कोलाइड लिखना है। वे कोलाइडी पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आने पर सरलता से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं, वे द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। उदाहरण की बात की जाए तो धात्विक हाइड्रोक्साइड, FeOH का होल थ्राइज, है ना। इतना आपको पूरा लिखना पड़ेगा, तब आपके हाथ में 5 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ये गारंटेड की बात है। चलिए बात करता हूँ 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक, तो अब हम बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर ये लिखा कि लिगेंड किसे कहते हैं। लिगेंड क्या है, लिगेंड की परिभाषित कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर में आता है। तो क्या लिखा है, इसका आंसर लिखना है कि वह आयनिक स्पीशीज जो संकर यौगिक में केंद्रीय आयन से अस्थायी रूप से जुड़ी होती हैं, उन्हें हम लिगेंड कहते हैं। 3 नंबर का आता है। एग्जाम्पल की बात की जाए तो K4 ब्रैकेट के अंदर Fe ब्रैकेट के अंदर CN ब्रैकेट क्लोज फिर 6, यानी K4 FeCN6 में CN ऋणायन मतलब माइनस आयन लिगेंड है, क्योंकि यह संकरण में Fe डबल पॉजिटिव आयन से सीधे जुड़ा है, मतलब डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो 9 नंबर भी कंप्लीट। चलिए बात करता हूँ 10वां नंबर क्वेश्चन। ठीक, तो अब हम बात करते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 10वां क्वेश्चन लिखा कि स्कंदन किसे कहते हैं। स्कंदन से आप क्या समझते हैं, परिभाषित कीजिए। ठीक, तो आंसर की बात की जाए तो जब किसी विलयन में विद्युत अपघट्ट की थोड़ी मात्रा मिला दी जाती है, मैंने क्या बोला कि जब किसी विलयन में विद्युत अपघट्ट की थोड़ी मात्रा मिला दी जाती है तो कोलाइडी विलयन अवक्षेपित हो जाता है या नीचे बैठ जाता है, तो इस क्रिया को स्कंदन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आपको करना क्या है, उदाहरण हेडिंग डालना है। अब उदाहरण में क्या लिखना है कि स्कंदन की विधियाँ। नंबर क्या लिखना है कि उबाल करके, दूसरा नंबर क्या लिखना है कि ठंडा करके, तीसरा नंबर क्या लिखना है कि विद्युत अपघट्ट को मिला करके। तो 10वां नंबर भी कंप्लीट, है ना। अब चलिए बात करता हूँ 11वां नंबर क्वेश्चन। हम बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन लिखा है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, टिंडल प्रभाव से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर क्या लिखना है कि टिंडल ने पाया कि अगर प्रकाश के प्रबल पुंज को अंधेरे स्थान में रखकर गुजारा जाए, तो उस पुंज का रास्ता प्रकाशित होने लगता है। यह घटना टिंडल प्रभाव कहलाता है। ऐसे कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा होता है। ठीक, तो टिंडल प्रभाव भी आपका कंप्लीट। रही बात चित्र का, तो चित्र आपको बिल्कुल ऐसे एक्यूरेट बनाना है, जैसे चित्र आप देख रहे हो ना, ऐसे ही चित्र बनाना। यहाँ पर लिखना है टिंडल प्रतित्व शंकु, यहाँ पर लिखना है प्रबल पुंज। तो 11 नंबर पे कंप्लीट। अब आपको कोई दिक्कत हो, कोई प्रकार के डाउट दिमाग में चलने लगा हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट तुरंत कर दो, वहीं पर तुमको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक, चलिए आशा करता हूँ लोग वीडियो देख करके समझ गए हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर देना है, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।